Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is AC generator. ओके वो एसी जनरेटर को देखने से पहले हम थोड़े आगे का देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने फैराडे का 3 एक्सपेरिमेंट हमने फाइंड आउट किया। 3 एक्सपेरिमेंट से हमको कंक्लूजन फाइंड आउट हुआ कि भाई जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स मैं आपको कोई एग्जांपल दूं कि आपके पास कोई कोयल अवेलेबल है और उसकी तरफ आप नॉर्थ पोल को लेके जाते हो तो कंटिन्यूसली आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। बट वो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए वो कोयल खुद क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने का सोर्स क्या, व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इज इलेक्ट्रिक करंट। तो अपने खुद की जो कॉइल है वो उसमें क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में वो मिसके एक इलेक्ट्रिक करंट वो प्रोड्यूस कर देगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक नॉर्थ पोल जैसा भी वो करेगा। ठीक है, ओके। तो वो फ्लक्स को क्या करेगा, कंटिन्यूसली डिक्रीज कर देगा। वैसे आपका 12 मिनट अवे लेके जाते हो तो आपका फ्लक्स कंटिन्यूसली कॉइल का फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, बट उसको डिक्रीज होना भी पसंद नहीं है तो वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो वो एक साउथ पोल बना देगा। साउथ पोल बनाने के लिए एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो करंट का फ्लो करवाएगा। देन आपने हमको लास्ट में कंक्लूजन क्या फाइंड आउट हुआ, जब भी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है तब कोयल में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होती है। वही इंड्यूस ईएमएफ एक इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस कर देती है और गैल्वेनोमीटर हमको वो शो करती है। ठीक है, ओके। देन आपने हमने दूसरा फिनोमेना हमने देखा था लेंस लॉ। तो लेंस लॉ क्या इंडिकेट करती है, डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। अगर नॉर्थ पर बनानी है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और साउथ पर बनानी है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन आपने इंड्यूस ईएमएफ का हमने इक्वेशन भी निकाला, E = -dϕ/dt। ओके। देन पर हमने एक मोशनल ईएमएफ हमने देखा। तो मोशनल ईएमएफ पहले तो आप ईएमएफ मिस के प्रोड्यूस करने के लिए हमारा बेसिक फंडा क्या है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, आप फ्लक्स कौन कौन से तरीके से आप चेंज कर सकते हो। तो फ्लक्स का इक्वेशन है phi = B cos θ। आप मैग्नेटिक फील्ड की B की वैल्यू आप चेंज करके कर सकते हो, एरिया की वैल्यू चेंज करके कर सकते हो और थीटा एंगल चेंज करके कर सकते हो। अगर आप बार मैग्नेट को कोयल की टूवर्ड्स लेके जाते हो तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है, इसलिए चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। ठीक है। देन आप हमने मोशनल ईएमएफ में देखा था, हमारा PQ रॉड था उसको हम स्लाइड करवाएंगे तो हमारा एरिया इंक्रीज होगा। अगर एरिया इंक्रीज होगा तो हमारा फ्लक्स चेंज हुआ। देन आपने लास्ट फिनोमिना एंगल चेंज करने वाला, आज एंगल चेंज करने वाला फिनोमिना हम देखने वाले हैं एसी जनरेटर में। ठीक है, ओके। तो उसके भी रिप्रेजेंट में आपको अपना फ्लक्स हम चेंज करके और इंड्यूस ईएमएफ हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। देन आपने हमने स्टडी किया था एक एडी करंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडी करंट। अभी तक हम यहाँ पे क्या रखते थे, एक सर्कुलर कॉइल रखते थे, इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट है, इसके एक इलेक्ट्रॉन इजीली एक पाथ में वो फ्लो करके अपोजिट डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक करंट बना सकती थी। बट अभी हमने क्या रखा है, एक प्लेट रखी हुई है। तो प्लेट में तो कोई एक इलेक्ट्रॉन का पाथ नहीं कवर होगा, तब भी इसकी इनसाइड भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि सर्कुलर मोशन में एक रिवॉल्यूशन करती है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाती है। वो जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रही है वो इलेक्ट्रिक करंट का शेप कैसा है, एक एडी जैसा है, इसलिए हमने उसका नाम क्या दे दिया, एक एडी करंट हमने उसका नाम दे दिया। ठीक है, वो एडी करंट क्या करती है, वो सामने से जो नॉर्थ पोल आती है उसकी मोशन का वो अपोज करती है, क्योंकि वो क्या चाहती है कि भाई यहाँ पे नॉर्थ पोल नहीं आए। अगर वो नॉर्थ पोल आएगा तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसका अपोज करना पड़ेगा। इसलिए वो क्या चाहती है कि भाई यहाँ पे नॉर्थ पोल आए मत। तो नॉर्थ पोल नहीं आना है तो उसको भी क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्थ पोल बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो कंटिन्यूसली उसकी मोशन का अपोज करती है। देन आप एडी करंट की हमने एप्लीकेशन भी बहुत सारे स्टडी की, जैसे कि एक इंडक्शन फर्नेस में। ठीक है, देन आफ्टर गैल्वेनोमीटर में और ब्रेकिंग सिस्टम में उसका यूज़ किया, इंडक्शन मोटर में उसका हमने यूज़ किया। देन आफ्टर डैम्पिंग वाली प्रोसेस हमने देखी। देन आफ्टर हमने गैल्वेनोमीटर में देखा था। ठीक है, ओके। तो ऐसी सारी बहुत सारी उसकी एप्लीकेशन है। ओके। देन आफ्टर हमको हमने स्टडी किया था सेल्फ इंडक्टेंस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कि भाई हमारे पास एक कॉइल अवेलेबल है, वो कॉइल को हमने बैटरी के साथ कनेक्टेड किया। जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो तब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। वो इलेक्ट्रिक करंट एक सोलेनॉइड, हमने जो कॉइल कंसिडर की थी ना वो एक सोलेनॉइड ही थी। तो सोलेनॉइड में से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तब उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होने लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इसके इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट अपनी खुद की कॉइल पे करती है। तो फ्लक्स भी कहाँ पे फाइंड आउट होगा, वो खुद की कॉइल ही फाइंड आउट होगा, वही कॉइल पे फ्लक्स भी फाइंड आउट होगा। ओके। देन अपन हम क्या करते हैं कि भाई करंट की वैल्यू को हम चेंज करते हैं। करंट की वैल्यू जैसे ही हमने चेंज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गए। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से उस पर ऊपर जो लिंक हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स वो भी चेंज होगा। अगर वो चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। वो इंड्यूस ईएमएफ उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ।
कि भाई आपकी स्टार्टिंग में जो आपकी आपने इंडक्टर लगाया हुआ है और आपने करंट को सप्लाई कर दिया आई, तो पहले तो वो क्या करेगा, वो आई करंट को अपोज करेगा, ठीक है, आई करंट का अपोज करेगा। मैंने बहुत सारे मिस के फिनोमेना आपको समझाया था बल्ब लगा के, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आपको देखना है म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। भाई म्यूचुअल का क्या मीनिंग होता है, आपस में एक उसमें एक दो कॉइल हो सकती है कि भाई एक में हमने बैटरी को लगा दिया, दूसरे में हमने गैल्वेनोमीटर लगाया, जैसे कि आपके फेराडे का एक्सपेरिमेंट नंबर 3 था, ऐसी कंडीशन, ठीक है। ओके, जैसे ही हमने बैटरी वाली कॉइल में से हमने स्विच को ऑन किया तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा कॉइल 1 में से। ओके, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज B1, दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन B1 इज इंटरसेक्ट टू कॉइल C2। ओके, तो कॉइल C2 के पास एक एरिया अवेलेबल है, वहाँ पे उसका फ्लक्स फाइंड आउट होगा φ2। ओके, देन आपने जैसे ही हम I1 करंट को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन B1 चेंज होगी, B1 चेंज होगी तो यहाँ पे φ2 चेंज होगा, φ2 चेंज होगा तो हमको यहाँ पे एक इंड्यूस EMF मिलेगा। दिस इंड्यूस EMF नॉन एज म्यूचुअल EMF, हम उसको नाम दे दिया भाई म्यूचुअल EMF है, ठीक है। और म्यूचुअल EMF किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है भाई, जो फ्लक्स की वैल्यू कौन चेंज कर रही है, I1 करंट चेंज कर रही है, सो दैट φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। इसके कारण हम M21 बना सकते हैं। M21 का क्या मीनिंग हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द सेकेंडरी कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है। ओके, जैसे मैं ध्यान आप हम सभी सारी फिनोमिना हमने डिराइव की थी, उसका मिस्टर वो किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है, उसकी जियोमेट्री पे डिपेंडेंट है, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन पे वो डिपेंडेंट है, ये सभी हमने बताया था। ओके, देन आफ्टर हमको आज स्टडी करना है कि भाई एसी जनरेटर के बारे में, ठीक है। ओके, तो एसी जनरेटर क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग, एसी जनरेटर क्या है, एक डिवाइस है, वो क्या करेगी भाई मैकेनिकली एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करके हमको देती है एसी जनरेटर। ओके, तो हमारी घर में जो एसी सप्लाई आती है वो एक पावर हाउस में आती है। तो पावर हाउस में क्या होती है, पावर हाउस में बड़े बड़े टरबाइन होते हैं, वो टरबाइन रोटेट हम कोई भी तरीके से हम एक्सटर्नलाइजेशन से हम कर सकते हैं। वो टरबाइन को रोटेट हम एक पेट्रोल इंजन से भी करवा सकते हैं, डीजल इंजन से भी करवा सकते हैं, एक विंड से भी करवा सकते हैं, और वाटर का फ्लो करवा के भी करवा सकते हैं, और स्टीम से भी हम करवा सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर से भी हम करवा सकते हैं। अब कोई भी फिनोमिना है उसको आप टरबाइन को रोटेट करवा सकते हो। ओके, बट ये फिनोमिना कैसे यहाँ पे इंड्यूस EMF जनरेट करेगी, कि भाई बेसिक हमारा फंडा क्या था, इंड्यूस EMF जनरेट करने के लिए हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के लिए कौन कौन सा क्वांटिटी पे वो डिपेंडेंट है, कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा की वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है। आप चाहे तो मैग्नेटिक फील्ड B को आप चेंज कर सकते हो, आप चाहे तो एरिया की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, आप चाहे तो एंगल ऑफ थीटा आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो हमने जो फर्स्ट दोनों है ना, फर्स्ट दोनों की मीन्स के क्या मैं बात कर रहा हूँ, एक मैग्नेटिक फील्ड और एरिया की बात मैं कर रहा हूँ। इन दोनों क्वांटिटी को चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स आपने फाइंड आउट कर लिया। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग की बात करूँ कि भाई फेराडेज लॉ का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो इसमें आपने क्या देखा था कि भाई यहाँ पे कोई कॉइल रखी हुई थी, ऐसी एक कॉइल रखी हुई है, और सामने से आप नॉर्थ पोल को लेके आते हो। ओके, जैसे जैसे आप उसकी टूवर्ड्स लेके आते हो तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। तो आपने कौन सी वैल्यू चेंज कर ली, B की वैल्यू आपने चेंज कर दी, तो B की वैल्यू चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो फेराडे नाम का साइंटिस्ट ने बोला कि भाई यहाँ पे इंड्यूस EMF जनरेट होगा। ओके, तो इंड्यूस EMF जनरेट होगा तो वो क्या इंड्यूस करेगी भाई, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करेगी। और हमने नीचे लगाया हुआ गैल्वेनोमीटर में हमने देखा कि भाई वो डिफ्लेक्शन बता रही है। ओके, तो यहाँ पे हमारा फिनोमिना से हमने कौन सी वैल्यू को चेंज की, मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू से चेंज की। ओके, देन आफ्टर हम एरिया कैसे चेंज करेंगे वो भी आपने देखा है मोस्टली EMF ने, कि भाई आपके पास ऐसी यू शेप की मीन्स के आपके पास कोयल अवेलेबल थी, इसमें आपने के PQ रॉड रखा हुआ था ऐसे, ठीक है। तो पहला उसका एरिया इतना ही था, पहले उसका एरिया इतना ही था। देन आफ्टर आप उसको स्लाइड करवाते हो, ऐसे ऐसे आप स्लाइड करवाते हो तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो। अगर एरिया चेंज हो रही है तो फ्लक्स की B की फाई की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। अगर फ्लक्स फाई की वैल्यू चेंज होगी तो क्या होगा, इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो कोयल में इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा, और कोयल में इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होकर वो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ है वो एक जो कोयल आप इसके एक रोड आप इस तरह पे लेके जाते हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, F = ILB जितना फोर्स लगती है उसका अपोज करती है। ओके, देन आफ्टर हमको तीसरा हमको अभी देखना है कि भाई एंगल चेंज करके हमको क्या करनी है,
इंड्यूस ईएमएफ हमको जनरेट करनी है। कैसे करेंगे देखिए, हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ पोल अवेलेबल है, एक साउथ पोल अवेलेबल है, और ये है हमारी एक कॉइल, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। उसकी अराउंड हमने नंबर ऑफ एन टर्न्स का वाउनिंग किया हुआ है, कॉपर तार का, कोई भी तार का, ठीक है, एक कंडक्टर होना चाहिए। ऐसा तार का हमको यहाँ पे क्या किया है, वाउनिंग किया हुआ है, नंबर ऑफ एन टर्न्स। आप एन टर्न्स कोई भी आप लिख सकते हो, 1000, 2000, 10,000, ठीक है। ओके, ध्यान आप, ये जो कोयल है तो कोयल के पास क्या हो सकती है भाई, एरिया वेक्टर हो सकती है, उसकी एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी उसकी एरिया वेक्टर है। ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने बोला कि भाई यहाँ पे नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी भाई, ऐसे आएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे ऐसी है, बट आपको नजर नहीं आएगी और मुझे भी नजर नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, ओनली फॉर इमेजनरी लाइन होती है, ठीक है, हम उसको देख नहीं सकते बट वो रियल है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अवेलेबल है। देन यहाँ पर मैंने क्या किया कि भाई कोयल को ऐसे रखा, कोयल को मैंने स्टार्टिंग में ऐसे रखा, और उसके साथ एक साफ्ट भी होती है, ऐसी एक साफ्ट होती है उसकी, ठीक है। साफ्ट का क्या मीनिंग होता है, एक रोटेटिंग रॉड होता है कि भाई ये रोटेटिंग रॉड को मैं रोटेशन करवाऊंगा तो एक कोयल भी ऐसे ऐसे रोटेट होगी, ठीक है। आप इंजीनियरिंग में स्टडी करेंगे तो वहाँ पे एक साफ्ट आएगी, एक साफ्टिंग सिस्टम, ठीक है। तो एक साफ्टिंग सिस्टम है यहाँ पे, ये साफ्ट आपका रोटेट होगा तो उसके साथ एक कोयल भी रोटेट होगी। हमको बेसिक क्या करनी है, कोयल को रोटेट करनी है। क्यों कोयल को रोटेट करनी है, देखिए कि भाई पहले आपकी कोयल ऐसी थी तो उसका एरिया वेक्टर ऐसे है भाई। ओके, देन पर मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी यहाँ पे है, तो यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री इक्वल टू क्या होती है, फ्लक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फ्लक्स 0 है, बट हमने एक्सटर्नल एजेंसी का यूज़ करके, एक टर्बाइन का यूज़ करके हमने उसको रोटेशन करवाया ऐसे। ओके, तो यहाँ से हमने इतना रोटेशन किया, ओके, इतना रोटेशन किया तो यहाँ पे एरिया वेक्टर उसका आ गया ए वाली डायरेक्शन पे। यहाँ पे ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड भी थी तो उसका फ्लक्स हो गया मैक्सिमम। यहाँ पर और भी हमने रोटेशन किया ऐसे, एक कंटिन्यूसली हम रोटेशन तो करते ही है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है, तो यहाँ पे वापस एंगल बन गया 0, सॉरी एंगल बन गया 90, सो दैट फ्लक्स बन गया 0। ओके, तो पहले फ्लक्स 0 था ए वाली पोजीशन पे, देन पर फ्लक्स इज अ मैक्सिमम, देन पर वापस फ्लक्स इज अ 0, देन पर यहाँ पे फ्लक्स इज अ माइनस मैक्सिमम। क्यों माइनस मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे कितना एंगल बन रही है 180। देखिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ए वाली है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ए वाली है, तो यहाँ पे 180। तो आप कंटिन्यूसली क्या करते हो, फ्लक्स इसके फ्लक्स की वजह आप चेंज करते हो, तो इसमें क्या जनरेट होगा, एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। आपने इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कर दिया तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक इलेक्ट्रिक करंट, और ये इलेक्ट्रिक करंट आप यूज़ कर सकते हो, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट उसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमारी कॉइल को रोटेट करना पड़ेगा। आप वो कॉइल को रोटेट करवाते हो तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है भाई, लीनियरी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, यहाँ पे एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। ओके, तो आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। कौन सा वर्क कर रहे हो, एक मैकेनिकली वर्क। तो मैकेनिकली वर्क करने के लिए जो एनर्जी का यूज़ होगा, दिस इज नॉन एज ए मैकेनिकली एनर्जी। तो आप यहाँ पे मैकेनिकली एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल, कि भाई आप कौन सी प्रिंसिपल का यूज़ करके यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आपने फाइंड आउट कर लिया, कि भाई हमारा चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। हमने कौन सा प्रिंसिपल का यूज़ किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे जैसे हम कोयल को रोटेशन करवाएंगे तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, और फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, और वो इंड्यूस ईएमएफ एक इंड्यूस करंट को बना लेगा। वो इंड्यूस करंट हम हमारे हाउस में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देन आफ्टर वो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा वो हम डिराइव करेंगे, ठीक है, और उसका ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। और वो जो हमारी इंड्यूस ईएमएफ बनती है, वो इंड्यूस ईएमएफ एक अल्टरनेटिंग इंड्यूस ईएमएफ बनती है। इसके कारण जो यहाँ पे करंट भी प्रोड्यूस होगी, वो एक करंट, एक अल्टरनेटिंग करंट हो बनती है, ठीक है। हमारे जो हाउस में इलेक्ट्रिक करंट आती है, वो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आती है वो आपको मालूम है, आपके पावर हाउस में जो ये रोटेटिंग कर रही है ना कोयल, तो उसमें से पास आउट होके आपके घर में आती है। आपका पावर हाउस आपके घर से बहुत दूर होता है, 1000 किलोमीटर या 700 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो इतना बड़ा पाथ में भी आपकी इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आती है, एक उसने किसके साथ कनेक्शन किया हुआ है, एक रोटेटिंग एक कोयल के साथ, जो आपका जनरेटर में जो बना हुआ है, इसमें एक कोयल होती है, वो कोयल के साथ भी इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है भाई, क्लोज सर्किट में फ्लो होता है ना। तो क्लोज सर्किट आप कैसे बनाएंगे, ये आपकी घर में आप देख सकते हो कि भाई 2 प्लग दिए रखे हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल।
आपको फैन चालू करना है तो आपको दोनों के साथ आपको कनेक्ट करना है। तो फैन में से एक इलेक्ट्रिक करंट जाएगी और वापस कहाँ पे चली जाएगी, जनरेटर में चली जाएगी। ऐसे आपको क्लोज पाथ क्लियर करना है, ठीक है। ओके, तो ऐसे आपकी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होती है। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं एसी जनरेटर के बारे में। ओके ओके, टुडे आवर टॉपिक इज एसी जनरेटर। तो पहले तो हम उसका क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि भाई एसी जनरेटर क्या है, एक डिवाइस है। वो क्या करती है कि मैकेनिकली एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमको देती है, ठीक है। बस यही आपको इसका इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है। इट इज़ अ डिवाइस which convert mechanical energy to इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर वो कौन से प्रिंसिपल का यूज़ करके वो मिस्टेक इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो बना सकती है कि भाई हमने जो देखा अभी तक, हम क्या कर रहे थे, हमारे पास एक सिंपल सी कोयल थी। वो कोयल का मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। वही हमारी क्या एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना था हम उसको क्या बोलेंगे कि भाई बिना हमने कोई एक सोर्स दिया बिना ही वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो गया, ठीक है। तो वो जो सभी सारी फिनोमिना है वो फिनोमिना को हम क्या करेंगे, इंडक्शन फिनोमिना हम कहेंगे, ठीक है। इसमें एक इंड्यूस हुआ है, सो दैट दिस फिनोमिना इज नोन एज इंडक्शन फिनोमिना। और एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक से प्रोड्यूस हुआ है, सो दैट उसका प्रिंसिपल किसके डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे डिपेंडेंट है। ओके, तो सेकेंड स्टेप है हमारा प्रिंसिपल। It works on इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करती है। देन आफ्टर उसका डिस्क्रिप्शन के भाई पहले तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे जनरेट होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे जनरेट होती है। जब भी हमारा मिस्के फेराडे नाम का साइंटिस्ट ने बोला कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू -d5/dt, जब हमारा फ्लक्स चेंज होता है तब। ओके, तो फ्लक्स में तो 3 वैल्यू होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, एरिया भी होता है और थीटा एंगल भी होता है। बट यहाँ पे हम किसकी वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू हम चेंज करेंगे, ठीक है। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, उसका हम पहले एक डायग्राम बना देते हैं कि भाई यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम चेंज करने के लिए हम पहले तो हम कोयल ड्रॉ करते हैं। ऐसे कि यहाँ पे एक कोयल अवेलेबल है, ओके, ठीक है। ओके, एक कोयल आपने कहाँ पे पुट की है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने पुट की है। तो हमको दूसरा क्या बनाना पड़ेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक दूसरी कोयल बना दिया, एक सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड में जो सिंपल सा तार होती है उसको मैंने ऐसे वाउंडिंग कर दिया। ओके, देन आफ्टर एक दूसरी कोयल मैंने यहाँ पे रख दी। ये दोनों कोयल स्टेशनरी होती है ऐसे। ओके, एक कौन सा जैसा बिहेव करेगा, यह मैग्नेट का नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करती है और ये मैग्नेट का साउथ पोल जैसा बिहेव करती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमिट होगी कहाँ से, कहाँ, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। तो यहाँ से कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे प्रोड्यूस हो रही है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ऐसे। देन आफ्टर एक कोयल को रोटेट करने के लिए हमने एक कोयल को यहाँ पे एक टरबाइन के साथ हमको कनेक्ट करनी है। टरबाइन क्या करेगी, वो कोयल को रोटेट कराएगी, ठीक है। और टरबाइन को आपको कोई एक्सटर्नली एनर्जी से उसको एनर्जी देनी पड़ती है, तो वो टरबाइन रोटेट होती है और एक कोयल को भी रोटेट करवाएगी। अगर कोयल को रोटेट करवाएगी तो क्या होगा, कोयल को वो रोटेट करवाएगी तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। ओके, तो ये कोयल के साथ एक मैकेनिज्म लगाई हुई होती है, वो मैकेनिज्म है शाफ्ट है, ठीक है, उसकी शेप है। ओके, तो शेप को हमने कैसे लगाया हुआ है, देखिए कि भाई एक सिंपल सा एक रोड होता है, एक मेटल का ही रोड होता है, उसको हमने कोयल के साथ ऐसे लगाया हुआ है।
जैसे ही हम मेटल का रोड को ऐसे हम टर्निंग करवाएंगे तो उसके साथ एक कॉइल भी क्या होगी, टर्निंग होगी। और ये रोड को हमने यहाँ पे एक टरबाइन के साथ कनेक्टेड कर दिया है। किसके साथ? एक टरबाइन के साथ हमने यहाँ पे कनेक्टेड कर दिया है ऐसे। दिस इज अ टरबाइन। ओके, ये टरबाइन रोटेट होगी तो एक कॉइल भी आपकी रोटेट होगी। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई दिस इज अ टरबाइन, ठीक है। और एक कॉइल अवेलेबल है, क्या है? दिस इज अ कॉइल। ओके, देन आप दिस फिनोमिना है क्या है? शेफ्ट। इस शेफ्ट को हम रोटेट करवाएंगे तो एक कॉइल भी आपकी रोटेट होगी। ओके, तो कॉइल रोटेट होगी तो क्या होगा कि भाई कॉइल रोटेट होगी तो एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा तो वो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगी? एक इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेगी। वो इलेक्ट्रिक करंट ए सिंपल आपकी जो कॉइल है इसमें से पास आउट होके ऐसे जाएगा। ओके, देन पर हमको क्या करनी है कि भाई वो इलेक्ट्रिक करंट को हमको घर तक ले जानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, उसका दो एंडिंग कहाँ पे? ये दोनों उसका दो एंडिंग है, ठीक है। तो वो दो एंडिंग के हमको किसके साथ कनेक्ट करना है? एक मीन्स के हमारे पास एक हमारे हाउस का एक बल्ब हमको जलानी है। तो हमारा हाउस का बल्ब यहाँ पे है। ओके, ये दोनों उसका एंडिंग है, ठीक है। तो इन दोनों एंडिंग को हमको किसके साथ कनेक्ट कर देना है? ऐसे हमको कनेक्ट कर देना है। ओके, तो ऐसे तो हमने कनेक्टेड तो कर दिया, बट हमने देखा कि भाई अभी भी हमारा बल्ब चालू नहीं हुआ। क्यों नहीं चालू हुआ? देखिए कि भाई ये दोनों जो हमारा केबल होता है ना वो रेस्ट कंडीशन पे होती है। ये कहाँ से आया? देखिए हमारे घर पे बाहर पे एक पोल था, ये पोल में से एक सिंपल तार आई ऐसी। ओके, ये पोल तो कैसे है? स्टेशनरी पोजीशन पे, ये तो नहीं हिलता है। बट ये दोनों एंड क्या होती है कि भाई जैसे हम कोयल को रोटेशन करवाएंगे इस डायरेक्शन पे तो ये आपकी जो शाफ्ट है ये भी ऐसी रोटेट होगी। ओके, तो ये तो रोटेट होती है, इन दोनों का एंड भी रोटेट होता है। तो इन दोनों का एंड रोटेट होता है तो यहाँ पे ट्विस्ट हो रहा है और यहाँ पे स्टेशनरी। हम ये उसको कैसे हम कनेक्ट करेंगे? हम कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट हमारा डिसकनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक मिसके के सिस्टम का यूज़ करना पड़ता है। वो सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर। उस पर कनेक्शन करने के लिए, ठीक है। उसका सिस्टम आप समझिए, वो सिस्टम में होती है कि स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश सिस्टम होती है। ओके, वो कैसे हम यूज़ करेंगे कि भाई यहाँ से दो एन है तो हमने दो स्लिप रिंग हमने कंसिडर कर ली कि भाई ए वाला एन है ना, तो उसके साथ हमने एक यहाँ पे एक स्लिप रिंग लगा दिया ऐसे। ओके, उसके साथ ही हमने कनेक्ट किया, ठीक है। एक के साथ ही कनेक्टेड किया और दूसरे के लिए मैंने यहाँ पे एक दूसरी लगा दिया। मैं उसको दूसरी पेन से मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसे। ओके, ये दूसरी स्लिप रिंग है। ओके, दिस इज द स्लिप रिंग। तो स्लिप रिंग क्या होती है? वो भी उसके साथ इसके रोटेशन करेगी। एक हमारी एन से हमने लगाई हुई है एक और दूसरा एन से हमने लगाई हुई है, ठीक है। बट ये स्लिप रिंग भी क्या होती है? रोटेशन करती है। देखिए ऐसी हमारी एक स्लिप रिंग होती है, वो क्या करेगी? ऐसे वो रोटेशन करेगी, ऐसे कंटिन्यूसली वो रोटेट होती है, ठीक है। ओके, तो कंटिन्यूसली रोटेट होती है, बट उसके साथ हमको क्या करनी है कि केबल का कनेक्शन करनी है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए कि भाई हमारे पास ऐसी दो स्लिप रिंग है, उसके साथ हमने यहाँ पे कार्बन ब्रश लगा दिया ऐसे। तो कार्बन ब्रश स्टेशनरी पोजीशन पे है और ये हमारी स्लिप रिंग क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है। किसके साथ वो रोटेशन कर रही है? जैसे हमारी कॉइल रोटेशन होगी तो शाफ्ट रोटेशन होगी, शाफ्ट रोटेशन होगी तो एपी रोटेशन होगी। देखिए एबी भी रोटेशन हो रही है और उसके साथ हमने ऐसा कॉन्टेक्ट भी किया है कार्बन ब्रश से, ठीक है। कार्बन ब्रश क्या होती है? कंडक्टर मटेरियल होती है। तो उसकी इन साइड जो इलेक्ट्रिक करंट आएगी वो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से चल के, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से चल के और यहाँ से आ जाएगा। ओके, तो उसके साथ उसका कनेक्शन हो गया। देन आफ्टर दूसरी स्लिप रिंग के साथ भी ऐसा होगा, उसके साथ उसका कनेक्शन हो गया। तो एक से देखिए कि भाई उसकी कंप्लीट एक क्लोज सर्किट बन गई। आपका इलेक्ट्रिक करंट आपकी सर्किट में कब फ्लो हो सकता है? जब उसकी क्लोज सर्किट हो तब। तो हमने यहाँ पे क्लोज सर्किट बना दिया। तो ये जो हमने सिस्टम का यहाँ पे यूज़ किया है वो सिस्टम को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर बोलते हैं, ठीक है। कम्यूटेटर। तो इसमें हमने क्या किया? एक दो स्लिप रिंग का यूज़ किया और यहाँ पे कार्बन ब्रश, यहाँ पे भी कार्बन ब्रश, स्लिप रिंग एंड कार्बन ब्रश मैकेनिज्म का हमने यूज़ किया। ये दोनों कैसे होते थे? स्टेशनरी में होते थे।
स्टेशनरी पोजीशन पे, ठीक है। बट ये दोनों रोटेशन में होते थे, इसलिए यहाँ पे हमको कम्यूटेटर लगाना पड़ता है। ओके, तो ये हमारा जो इसके बेसिक हमारा जो स्ट्रक्चर है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में आप देखिए कि भाई कैसे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। जैसे ही हमने टर्बाइन से एक उसको रोटेशन करवाया, तो उसको रोटेशन करवाने से क्या होगा कि भाई उसका एंगल चेंज होगा। तो हमारा फाई का इक्वेशन होता है ना, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। हमको इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करनी है, तो ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी इक्वेशन है। इसमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी कैसी है, कांस्टेंट ही है, ठीक है। ओके, तो हमने वैसे देखा कि भाई जैसे कि हम कॉइल को रोटेशन करवाएंगे, तब इसमें से इन तीनों क्वांटिटी से हम किसकी क्वांटिटी हम चेंज कर रहे हैं, एंगल को हम चेंज कर रहे हैं। ये किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो ये कॉइल पे एक एरिया वेक्टर होती है, वो एरिया वेक्टर कैसी होती है, नॉर्मल टू दी प्लेन होती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक एरिया अवेलेबल है, तो उसका नॉर्मल हम ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल कैसे चेंज होगा कि भाई हमने जैसे ही रोटेशन करवाया, तो यहाँ पे एंगल आपका चेंज होगा। तो थीटा एंगल चेंज हुआ, तो प्लस आपका चेंज हुआ। बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी कैसी है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड बी कांस्टेंट है, और एक कॉइल का एरिया भी कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। ओके, बट आप किसकी वैल्यू चेंज कर रहे हो, ओनली पर थीटा की वैल्यू चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका फ्लक्स भी चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट, हमने फर्स्ट क्या लिखा, इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर प्रिंसिपल, हमको थर्ड डिफाइन करना है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में क्या आती है, कंपोनेंट्स आती है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कंपोनेंट्स आपने यूज़ किया, 3 कंपोनेंट्स। तो पहले तो आपने एक कॉइल को यूज़ किया, ठीक है। देन यहाँ पर एक रोटेट कॉइल को आपने यूज़ किया, दिस इज अ स्टेटर कॉइल। देन यहाँ पर एक कम्यूटेटर सिस्टम, ठीक है। ये तीन का डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं। ओके, आपका थर्ड पार्ट है डिस्क्रिप्शन। इसमें कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 3 कंपोनेंट्स है, 3 कंपोनेंट्स। ओके, तो हम उसका फर्स्ट हम देखते हैं, रोटर कॉइल। ओके, तो रोटर कॉइल जो रोटेशन करने वाली जो कॉइल थी, वो हमने देखा था ना, जो बीच में जो 2 मैग्नेट के बीच में जो लगी हुई है, वो रोटेट कर रही थी। ओके, तो रोटर कॉइल विच कैन रोटेट अबाउट एन एक्सिस, और उसके साथ हमने कनेक्ट किया था शेफ्ट, और शेफ्ट की एक एक्सिस होती है, और एक्सिस के अराउंड वो क्या करती थी, रोटेशन, ठीक है, ऑन अ शेफ्ट। द शेफ्ट is connected to source of power। तो सोर्स ऑफ पावर मीन्स के टर्बाइन, ठीक है। उसको आपने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, सोर्स ऑफ पावर टर्बाइन के साथ। और टर्बाइन को आप कोई भी एनर्जी आप देख सकते हो, ठीक है। डीजल इंजन के साथ भी आप कनेक्ट करवा सकते हो, या एक वाटर टर्बाइन के साथ भी आप कनेक्ट करवा सकते हो, एक विंड टर्बाइन के साथ भी आप कनेक्ट करवा सकते हो, एक विंड मिल होती है, ठीक है। आप कोई भी एक स्टीम टर्बाइन के साथ भी आप कनेक्ट करवा सकते हो। आपको ओनली फॉर मैकेनिज्म क्या करनी है, वो जो कॉइल थी, वो कॉइल को यहाँ पे आपको एक ये जो कॉइल है, वो कॉइल को आपको रोटेशन करवानी है। अगर कॉइल को आप रोटेशन करवाएंगे, तब भी आपका एंगल चेंज होगा, और एंगल चेंज होगा तब आपको इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट कंपोनेंट देखिए, स्टेटर कॉइल। जो स्टेटर कॉइल वो क्या करती थी, एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती थी। Stator coil provide magnetic field. Then after third is commutator system। तो commutator system क्या करती थी, कनेक्ट, ठीक है। कि भाई कैसे कनेक्ट, एक शेफ्ट और एक आपकी जो कनेक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसके साथ उसने कनेक्ट किया है, ठीक है। तो कम्यूटेटर, इसमें हम किसका यूज करते हैं, स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश का। It is a pair of slip ring and carbon brush if will facilities flow of current between
moving coil in generator, moving coil and स्टेशनरी सर्किट। हमारी जो हाउस में सर्किट होती है वो कैसी होती है, रोटेट करती है, स्टेशनरी होती है, ठीक है, स्टेशनरी सर्किट। बट हमारी कॉइल क्या करती है, रोटेट करती है। ऐसा आसान नहीं है, बट हमको क्या लगाना पड़ेगा, कम्यूटेटर सिस्टम लगानी पड़ेगी। इसमें हमने देखा डिवाइस स्लिप रिंग होती है और कार्बन ब्रश होती है। देन आफ्टर इसमें इंड्यूस ईएमएफ कैसे जनरेट होती है उसका कैलकुलेशन देखना है। तो फोर्थ पार्ट है हमारा कैलकुलेशन। ओके, हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए कि भाई पहले तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए हमको एक कॉइल को रोटेशन करवानी पड़ेगी। तो कॉइल को रोटेशन करवाएंगे तब उसके पास क्या आ जाती है, कि एंगुलर वेलोसिटी आती है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी का क्या बेसिक मीनिंग होता है? ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी मीन्स के क्या होती है कि भाई उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर चेंज ऑफ टाइम। ओके, हम बोलते हैं ना सिंपल सा एक लीनियर वेलोसिटी की हम डेफिनेशन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी की क्या आती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आप यहाँ पे उसको फोर्स दे रहे हो तो यहाँ पे टॉर्क लगती है, और टॉर्क लगती है तो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट होती है। वो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। तो मीन्स कि आप वर्क डन ऑन दी सिस्टम कर रहे हो, आप वर्क डन टर्बाइन से करवा रहे हो, और टर्बाइन के साथ आपने कोई भी एक सोर्स मीन्स के कनेक्टेड किया हुआ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप मैकेनिकली एनर्जी उसको दे रहे हो, और मैकेनिकली एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ओके, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना इमिट होता है वो हमको निकालना है। तो देखिए हमारी फ्लक्स का जो इक्वेशन था, वो फ्लक्स का इक्वेशन क्या है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू लिख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टी। ओके, एट द टाइम टी बराबर कोई भी एक इंस्टेंस में हमने कंसिडर किया, कोई भी एक इंस्टेंस में उसकी एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा। सो दैट थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी हम लिख सकते हैं। सो दैट फ्लक्स फाई की जो इक्वेशन है उसको हम मॉडिफाई करते हैं कि भाई बी ए यहाँ पे कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। ओके, देन आफ्टर इंड्यूस ईएमएफ हमको निकाल लिए, जो कि ए ओमेगा हम कंटिन्यूसली चेंज करते हैं, यहाँ पे टाइम तो कंटिन्यूसली चेंज ही होता है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो फ्लक्स फाई की वैल्यू आपको पुट कर देनी है। ओके, सो दैट मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो माइनस बी ए कॉस ओमेगा टी, और ओके यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स एन अवेलेबल है तो इंटू एन कर देना है, और अपॉन डी टी। तो यहाँ पे किसका मीन्स के डिफरेंशियल होगा, कौन यहाँ पे वेरिएबल है, कि भाई यहाँ पे टाइम वेरिएबल है, ठीक है। और आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट फिनोमिना है उसका मैं कांस्टेंट ले देता हूँ। तो बी ए और एन इज अ कांस्टेंट, दिस माइनस और डी कोस ओमेगा टी अपॉन डी टी। तो उसका आपको डिफरेंशियल फाइंड आउट करना है। तो कोस का क्या होती है, माइनस साइन होती है, और यहाँ पे टी का भी कोएफिशिएंट है ओमेगा, तो इंटू आपको क्या करना पड़ेगा, ओमेगा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस बी ए एन इंटू माइनस साइन ओमेगा टी, और टी का कोएफिशिएंट ओमेगा। ओके, तो देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे एन बी ए ओमेगा, मैं ओमेगा को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और साइन ओमेगा टी। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड इनटू द मूविंग कॉइल। ओके, तो मूविंग कॉइल में इतना एसी जनरेटर मीन्स के आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको फाइंड आउट हुआ, ठीक है। एसी जनरेटर में जो मूविंग कॉइल हो रही है इसमें इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका प्रोड्यूस होगा। तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या जनरेट करेगी, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगी, ठीक है। ओके, तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होती है इसमें से आप देखिए कि भाई उसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हमको मैक्सिमम बनानी है। ओके, तो मैक्सिमम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए उसमें वेरिएबल कौन सी क्वांटिटी है, ये जो साइन ओमेगा टी है ना, वो साइन ओमेगा टी टाइम के रिस्पेक्ट में वो चेंज होगी। ओके, तो हमने क्या कर लिया कि भाई साइन की वैल्यू कितनी हो सकती है, साइन की वैल्यू 1 से -1 तक हो सकती है, बट इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है। तो हमको क्या करनी है, मैक्सिमम हमको ईएमएफ फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम हमको क्या निकालनी है, ईएमएफ निकालनी है। ओके ओके, तो मैक्सिमम ईएमएफ कब निकलेगी, जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, तब साइन की वैल्यू कब कितनी मैक्सिमम होती है, 1 होती है। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज व्हेन साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1।
जब आप साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तब उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। ओके, मैं यहाँ पे साइन ओमेगा टी 1 में पुट कर देता हूँ, तब उसका इंड्यूस EMF मैक्सिमम आएगा। तो EM इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, NBA ओमेगा, उसकी तो वैल्यू 1 हो गई। ओके, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो गई। आप उसको E0 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो देखिए भाई, ये जो इंड्यूस EMF है वो किस किस की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। पहले तो एन क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स होती है, ठीक है। आप जब आप जनरेटर को एक फैक्ट्री से आप परचेस करने जाते हो तो आप उसमें नंबर ऑफ ट्रांस आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जितना भी नंबर ऑफ ट्रांस है इतना भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो पहले से फैक्ट्री में से डिसाइड हुआ है उसका कंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ ट्रांस। देन आपने मैग्नेटिक फील्ड बी, इसमें जो स्टेटर कॉइल लगाई हुई है तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी प्रोड्यूस करेगी, उसके हिसाब से आप उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हो। देन आपने उसका एरिया किसका, जो रोटेटिंग कॉइल है उसका भी एरिया फिक्स ही होता है। ये तीन क्वांटिटी आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट आप ओमेगा को चेंज कर सकते हो। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है ना। वो एंगुलर वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट होती है, टर्बाइन की स्पीड से डिपेंडेंट होती है। अगर आप वो कॉइल को हैंड से आप रोटेशन करवाते हो तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कोई डिफरेंट होगी, या आप AC जनरेटर मीन्स के आप कोई एक विंड मिल से आप रोटेट करवाते हो तो उसकी भी स्पीड डिफरेंट होगी। आपकी मीन्स के कोई भी आप सप्लाई आप दे सकते हो, ठीक है, उसको रोटेशन करवाने के लिए। देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे भाई मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू भी कॉन्स्टेंट होती है, वो कंपनी से भी डिसाइड होती है, और उसका एरिया भी कांस्टेंट होता है, और देन आफ्टर उसका नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट होती है कि भाई आपने कितना वावनिंग किया, उसमें बाद में चेंज नहीं कर सकते हो। बट आप क्या चेंज कर सकते हो, उसकी स्पीड आप चेंज कर सकते हो। आपने यहाँ पे जितना भी टर्बाइन लगाया हुआ है, टर्बाइन को आप जितना भी लोड देंगे उतनी उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है। आप जितना भी लोड देंगे उतनी उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर मैं आपको दूसरा फिनोमेना ये भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे ओमेगा की स्पीड हमारे इंडिया में कितनी होती है। कि भाई हमारे इंडिया में जो ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना 2πf, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2πf। ओके, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ओके, तो 50 हर्ट्ज एक पर सेकेंड होती है, पर सेकेंड में वो कितना रोटेशन करती है, एक 15 साइकिल तक वो रोटेशन करती है। बट हमको RPM निकालनी है, रोटेशन पर मिनट निकालनी है, तो हमको 60 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक मिनट में मीन्स के वो 3000 वो रोटेशन करती है। ओके, ठीक है। ओके, तो तब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हमको मिलती है, 50 हर्ट्ज। बट USA और ऑस्ट्रेलिया में उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है AC जनरेटर की, वो फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज। तो वो फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, तो उसका RPM कितना फाइंड आउट होगा, 60 × 60, सो दैट 3600 RPM फाइंड आउट होगा, क्योंकि उसका जनरेटर हमारे जनरेटर से मीन्स के अच्छा है, थोड़ा अच्छा है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 60 हर्ट्ज है। ओके, और हमारे जो इंडिया में जो जनरेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। इसलिए हमारी घर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, उसकी भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही होती है। ओके, तो यहाँ पर आपको दूसरा क्या आपको देखना है, देखिए कि भाई एक बेसिक तो एक कोयल ही है ना, तो आप यहाँ पे कोयल को क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे कोयल को रोटेशन करवा रहे हो और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को चेंज कर रहे हो। बट यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंजेस हो रहा है वो कोयल को अच्छा नहीं लगेगा, तो कोयल क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। ऐसा फिनोमिना हमने कहाँ पे देखा था, एडी करंट में देखा था, और एडी करंट में हमने देखा था कि भाई एडी करंट का एक सेंटेंस भी हमने लिखा था कि भाई एडी करंट इज ऑलवेज अपोज टू दी मोशन। तो यहाँ पे कौन मोशन कर रही है, इलेक्ट्रिक कॉइल मोशन कर रही है ऐसे, ठीक है। उसको 3000 RPM से उसको रोटेट होनी है, तो 3000 RPM से रोटेट होने से वो क्या करेगी भाई, एक कॉइल उसका अपोज करेगी, वो उसका RPM वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। उसका RPM कब डिक्रीज होता है, देखिए कि भाई यहाँ पे हमारे इंडिया में जो शाम में सभी लोग हैं तो अपने घर में वो लाइट चालू कर देते हैं, तो शाम को क्या होती है भाई, AC जनरेटर को लोड मैक्सिमम हो जाता है। क्यों मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं और उसको टर्बाइन को लोड ज़्यादा पड़ेगा। क्यों ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि उसको तो एक 50 मीन्स के 3000 RPM में रोटेट होना है, उसको तो 3000 RPM से रोटेट होना है, और मैक्सिमम EMF भी आपको प्रोड्यूस करनी है। इज इक्वल टू NBA ओमेगा हमने देखा, मैक्सिमम EMF भी हमको जनरेट करनी है, तो इसके लिए हमको ओमेगा की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप ओमेगा की वैल्यू आप ज़्यादा करोगे तो क्या होगा कि भाई उसके इनसाइड जो एडी करंट है, वो एडी करंट वो ओमेगा की स्पीड को क्या करती है,
मीन्स के डिक्रीज कर देती है। ओके, तो हमारे इंडिया में ऐसा जरूरी नहीं कि भाई 50 वो एक 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमको मिले और शाम को 49 की भी हो सकती है, बट 49 से वो कम नहीं हो सकती है। ठीक है, 49 से अभी तक हमारी कम नहीं हुई, पर लास्ट तक वो 49 तक भी हर्ट्ज की भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। और कब होगी? जब हमारा लोड मैक्सिमम होगा तब। तो लोड एक शाम में सभी लोग हाउस में इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तब ये लोड इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ओके। तो बेसिक आपको मालूम पड़ा कि भाई हमारा जो इंडिया का जो जनरेटर है, वो जो कॉइल है ना, वो एक 3000 रोटेशन करेगी पर मिनट में, और यूएसए वाली कॉइल 3600 का रोटेशन करेगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली, ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। ये जो वैल्यू है, मैं इक्वेशन का मैं नेम दे देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो उसकी वैल्यू में ए वाला फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट करूँगा, तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट होगा? देखिए, इन यू सी एम एफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओके, तो ये आपका इक्वेशन आपको मिला। ओके, तो ये इक्वेशन कैसा आपको मिला? देखिए, ये इन यू सी एम एफ आपका कॉन्स्टेंट है क्या? ये कॉन्स्टेंट था, बट यहाँ पे देखिए हमने साइन ओमेगा टी के साथ मिस के कनेक्ट किया, तो साइन की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे साइन की वैल्यू आप मिस के टाइम चेंज होगा, वैसे यहाँ पे साइन की वैल्यू भी चेंज होगी। तो साइन की वैल्यू चेंज होगी, तो यहाँ पे जो इन यू सी एम एफ आपका मिलता है वो कांस्टेंट नहीं मिलता है। इन यू सी एम एफ यहाँ पे कैसा है? वेरिएबल है। ठीक है, ओके, तो दिस इक्वेशन ऑफ वेरिएबल ई एम एफ इज इक्वेशन ऑफ वेरिएबल ई एम एफ, टाइम के रिस्पेक्ट में वो चेंज होती है उसकी वैल्यू। ओके, तो उसकी हम टेबल बना देंगे कि भाई उसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है। देखिए, यहाँ पे हम किसकी वैल्यू चेंज करेंगे? ये टाइम टी की वैल्यू हम चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए, एक कंप्लीट वन साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसका टाइम पीरियड कितना लगता है? टी टाइम पीरियड लगता है ना, कि भाई यहाँ से हमने स्टार्टिंग किया और वापस यहाँ पे आएगा, तब उसका टाइम हो जाएगा टी। तो यहाँ तक का हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे टाइम उसका कितना होगा? t/2। ये हाफ से भी हाफ है, तो यहाँ पे कितना होगा? t/4 होगा। और यहाँ पे कितना होगा कि भाई t/2 प्लस t/4 की दीजिए, तो 3t/4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हमने यहाँ पे कैसी उसकी 4 क्वांटिटी हमने फाइंड आउट की कि भाई यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और वापस यहाँ पे हम आ गए, तो कंप्लीट हमने 1 रिवॉल्यूशन कर लिया कि भाई हमारी जो दो कॉइल के बीच में जो हमारी कॉइल थी उसको हमने 1 रोटेशन कंप्लीट करवा दिया। ओके, उसको हम टेबुलेट करना चाहते हैं, यहाँ पे टाइम टी, यहाँ पे साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे इंड्यूस ई एम एफ। ओके, तो फर्स्ट हम लेते हैं 0, तो 0 लेंगे, तो यहाँ पे भी हम 0 पुट करेंगे, तो साइन 0 की वैल्यू हो जाती है 0, तो इंड्यूस ई एम एफ भी प्रोड्यूस होगा 0। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पे t/4, तो यहाँ पे अब t/4 लिखिए। तो t/4 लिखने से क्या होगा? देखिए, मैं यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करके मैं आपको बताता हूँ। टी की वैल्यू आपको पुट करनी है t/4, तो साइन ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2π/t होती है, और यहाँ पे मैंने पुट कर दिया t/4, तो टी इज अ कैंसल, तो 2π/4, सो दैट π/2, और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। ओके, देन आफ्टर इसके इन यू सी एम एफ को कितना मिला? पॉजिटिव ई नॉट मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू में हमने 1 लिख दिया। तो देखिए, ई नॉट की वैल्यू हो जाती है ई नॉट। ओके, देन आफ्टर हमको पुट करना है t/2, तो t/2 पुट करने से क्या होगा? देखिए, साइन ओमेगा की वैल्यू होती है 2πt, और यहाँ पे है t/2, तो t इज अ कैंसल, तो 2 इज अ कैंसल, तो साइन पाई, तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ पे इंग्लिश में वापस हमको क्या मिल गया? 0 मिल गया। तो यहाँ पर हमको क्या पुट करना है? 3t/4 पुट करनी है, 3t/4। ओके, तो 3t/4 पुट कीजिए, तो साइन 2π/t, और यहाँ पे 3t/4, तो dt इज अ कैंसल, और यहाँ पे 2, तो 3π/2, तो 3π/2 पे साइन की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे आप -1 पुट कीजिए, तो ई की वैल्यू हो जाएगी -E0। ठीक है, और वापिस आप क्या पुट करना चाहते हो? टी, तो यहाँ पे आप पुट कीजिए, तो साइन 2π/t, और यहाँ पे टी, तो टी इज कैंसल, साइन 2π इज 0, तो इन यू सी एम एफ इज 0। तब देखिए, इन यू सी एम एफ की हमने एक कंप्लीट 1 रोटेशन कर दिया, तो पहले इन यू सी एम एफ इंक्रीज हो रहा था, देन पर वो वापस 0 हो गया, देन पर उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया। ये क्या बताती है? डायरेक्शन उसकी बताती है, तो वापस उसने उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, और नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे हो गया 0। ओके, वो डायरेक्शन कैसे चेंज करती है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो कॉइल है ना, मैंने यहाँ पे रोटेशन की डायरेक्शन दे रखी है ऐसी वो रोटेशन कर रही है। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे आपको एक इसके प्रैक्टिकली करके मैं बताता हूँ। देखिए, आपकी एक प्लेट है, आप समझिए।
ओके, दिस इज अ प्लेट, और उसको रोटेशन करनी है एसी, रोटेशन करनी है एसी। और सिंपल सा तार हमने उसकी बाउंड्री पे हमने वाउंडिंग किया हुआ है, सिंपल सा तार। ओके, इसमें से करंट का फ्लो होगा वो आपको मालूम ही है। और मैग्नेटिक फील्ड भी हम चेंज नहीं करते, ओनली फॉर यही एक्सिस पे है। तो हम इसके लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल का यूज़ कर सकते हैं ना, ऐसे। ओके, जैसे हम लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल का हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए कि भाई उसको हमको यूज़ करना है, तो आपको मालूम है कि भाई दिस इज अ फोर्स होती है, देन आफ्टर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड दिस डायरेक्शन इज द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एसी है, तो मैंने यहाँ पे एसी रख दिया। ओके, देन आफ्टर आप फोर्स कैसे देते हो, फोर्स यहाँ पे देखिए, ए वाली पोर्शन को देखिए, आपको फोर्स कैसे देंगे, इनसाइड। तो मैंने यहाँ पे फोर्स दे दिया इनसाइड, इनसाइड मैंने फोर्स दिया। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस हो रही है, देखिए इलेक्ट्रिक करंट आपकी आ रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जैसे वो इनसाइड जाती है, तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी ऐसे। तो ऐसे प्रोड्यूस होगी, तो देखिए ये इनसाइड कितने तक जाएगी, T/2 टाइम तक वो जाएगी, T/2 टाइम तक वो इनसाइड जाएगी। देन आफ्टर वो वापस घूम के यहाँ पे कैसी मिलेगी आपको, आउटसाइड में मिलेगी। ख्याल आया आपको। देखिए ये पहले एसी थी, ये T/2 टाइम तक मीन्स के डाउनवर्ड डायरेक्शन में गई। देन आफ्टर वापस यही है और अपवर्ड डायरेक्शन में आती है। वापस वो कहाँ पे जाएगी, यहाँ से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने का स्टार्ट किया। देखिए ये T/4 टाइम, देन आफ्टर वापस T/4 टाइम, तो T/4 T/2, देन आफ्टर वो अपवर्ड डायरेक्शन में आती है, दिस इज अ T/4, और अभी भी अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी ऐसे। ठीक है, ओके। तो तब तक हमको करंट कैसे मिलेगा, ए वाली डायरेक्शन में मिलेगा। तो करंट हमारी इसके पूरे सर्किट में जाती है, तो ऐसे मिली, और यहाँ से भी करंट हमारी ऐसी चली गई। देन आफ्टर वो ऐसे जैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में आती है, अपवर्ड डायरेक्शन में आती है, तो फोर्स के कहाँ पे लगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगा। तो हमको थंब ऐसा रखना है, थंब हमको अपवर्ड डायरेक्शन में रखना है, और दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये हमारी पहले हमने ऐसा रखा था, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स के ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मिला, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में मिला तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट मीन्स के डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। तो तब हमारा इलेक्ट्रिक करंट मीन्स के वैल्यू चेंज हो गई। पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कैसी थी, अपवर्ड डायरेक्शन में थी, अपवर्ड डायरेक्शन में थी। देन आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक करंट के अपवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक करंट के अपवर्ड डायरेक्शन में चली गई, और यहाँ से अपवर्ड और डाउन। तो आप क्या देख रहे हो, तो कि भाई हाफ साइकिल तक इलेक्ट्रिक करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती थी, और हाफ साइकिल तक इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो आपकी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की आप वैल्यू देखिए कि भाई पहले तो हमने इक्वेशन स्टडी किया, तो इक्वेशन से हमको मालूम पड़ा कि भाई साइन की वैल्यू चेंज होने से हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ भी वेरिएबल है, बट एक कांस्टेंट नहीं है। बट उसका हमने टेब्यूलर करके हमको फाइंड आउट किया कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन भी वो डिपेंडेंट है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, उसकी वैल्यू तो चेंज होती है, उसकी वैल्यू तो कंटिन्यूसली चेंज होती है, बट उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। बट डायरेक्शन कैसे चेंज होती है, पीरियडिकली चेंज होती है। 1 पीरियड में उसकी डायरेक्शन 2 बार चेंज होती है। ठीक है, T/2 टाइम में पहले हाफ लाइफ टाइम में मीन्स की उसकी डायरेक्शन थी पॉजिटिव, देन आफ्टर दूसरी हाफ टाइम में उसकी डायरेक्शन हो जाती है नेगेटिव, मीन्स के पीरियडिकली उसकी डायरेक्शन 2 बार चेंज होती है। तो उसका वेरिएबल उसका मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल है, और उसकी डायरेक्शन भी वेरिएबल है। ओके, देन आफ्टर हम उसका ग्राफ हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका ग्राफ ड्रॉ करके। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे उसका मैं ग्राफ बनाता हूँ, ईएमएफ वर्सेस टाइम का। इन 1 साइकिल का। हमारा बेसिक इक्वेशन क्या था, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, E = E0 sin ω t का यूज़ करके। ठीक है, ओके। देखिए कि मैं पहले यहाँ पे एक ग्राफ ही ड्रॉ कर देता हूँ ऐसा। ओके, पहले 0 पे थी, देन आफ्टर T/4, देन आफ्टर T/2, देन आफ्टर T। ठीक है, ओके। थ्री T/4 आएगा यहाँ पे, देन आफ्टर T आएगा। ओके, तो मैं किसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो मैं इसके कोयल और मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी एक्स एक्सिस में ही थे, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी यहाँ पे एक्स एक्सिस में ऐसी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी। देन आफ्टर हमारी कोयल मैंने कैसी रखी हुई है, कोयल को ऐसी रखी हुई है।
ये फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। हम टॉप ऑफ व्यू से हम देखते हैं, कहाँ से, टॉप व्यू, टॉप ऑफ व्यू। ओके, तो उसका एरिया वेक्टर भी यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, दिस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज बोथ आर इज सेम, सो दैट थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ पे साइन 0, सो दैट ई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमको इंड्यूस ईएमएफ कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंड्यूस ईएमएफ मिलता है 0। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ E0 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ E0 माइनस, ठीक है। तो फर्स्ट केस के लिए हमको मिला 0 और उसका रोटेशन कैसे करवानी है, हमको ऐसे उसकी रोटेशन करवानी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, देन आफ्टर दूसरे टाइम के देखिए T/4 टाइम में, तो T/4 टाइम में हमने उसको ऐसे रोटेशन करके ऐसे रख दिया, तो हमारी कॉइल हो गई ऐसी, उसका एरिया वेक्टर आ गया ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी है हमारी ए वाली डायरेक्शन पे। तो देखिए इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रही है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आप पुट कीजिए तो साइन 90 इज इक्वल टू होती है 1 मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट मिला, हमको यहाँ पे मिला, ये दूसरा पहले वाला पॉइंट हमको यहाँ पे मिला था, ठीक है। और ऐसे हमको टर्निंग करवानी है। ओके, हम वापिस उसको टर्निंग करवाते हैं और ये हमारा प्लेन हो गए एक वर्टिकल, दिस इज द कॉइल और उसका एरिया वेक्टर है यहाँ पे, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन है यहाँ पे, उसकी भी इसका एंगल यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू मिल रहा है 180 डिग्री। ओके, तो 180 डिग्री मिल रहा है और यहाँ से ऐसी जा रही है, तो आपको फ्लक्स मीन्स के आपका इंड्यूस ईएमएफ कितना मिलेगा, फ्लक्स तो मैक्सिमम मिलता है पर इंड्यूस ईएमएफ हमको कितना मिलता है, 0। तो हमको यहाँ पे पॉइंट मिला 0 पे। देन आफ्टर एक 4 कंडीशन पे और वापिस ऐसे टर्निंग हो गई, दिस एरिया वेक्टर इज डाउनवर्ड डायरेक्शन और इंड्यूस ईएम अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी ऐसी ही है, एक्स एक्सिस पे ही है, ठीक है। उसकी भी इसका एंगल मिलता है हमको 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो हम नहीं बोलेंगे, यहाँ से ऐसे चले जाएंगे ना, तो थीटा इज इक्वल टू हमको मिलेगा 270 डिग्री। तो 270 डिग्री पे क्या होती है, 270 डिग्री पे उसकी वैल्यू आती है नेगेटिव, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे नेगेटिव पे, ठीक है। देन आफ्टर वापिस उसने हमको टर्निंग करवाया ऐसे, तो ऐसे टर्निंग करवाया तो ये वापिस प्लेन हो गई ऐसी, दिस इज अ कॉइल, प्लेन नहीं बट कॉइल। ओके, तो उसका एरिया वेक्टर है ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी भी है ऐसी। तो यहाँ पे थीटा एंगल वापिस में कितना मिल गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मिल गई, ठीक है। ओके, तो एक मिस के मैं नॉमेनक्लेचर दे देता हूँ कि एक पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है, तो आपको मालूम पड़े दिस इज अ पी क्यू और यहाँ पे अल्टरनेट चेंज हो गए दिस पी एंड दिस क्यू, देन आफ्टर दिस क्यू एंड दिस पी, देन आफ्टर पी एंड क्यू। अब देख सकते हो अभी देखिए पी क्यू पहले यहाँ पे था, देन आफ्टर ऐसे रोटेशन किया तो ऐसे आ गए, देन आफ्टर अल्टरनेट चेंज हो गए, देन आफ्टर देखिए क्यू पी भी चेंज हो गया और पी क्यू ऐसे आ गए, ठीक है। ओके, देन आफ्टर उसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैंने ऐसे ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। बट देन आफ्टर मैंने देखा कि भाई ऐसा ग्राफ नहीं आता, ऐसा उसका क्यों नहीं आता। मैंने क्या किया, देखिए ये T/4 टाइम है ना, उसको मैंने 3 टाइम में मैंने डिवाइड कर दिया। तो T/4 को 3 टाइम में मैं डिवाइड कर दिया तो T/12 तो फर्स्ट मुझे मिलेगा T/12, देन आफ्टर 2T/12 એટલે मीन्स के T/6, देन आफ्टर मुझे मिलेगा T/4 मिलेगा, ठीक है, 3T/12। ओके, मैं यहाँ पे 2T/12 में लिख देता हूँ ऐसे। ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के मुझे भी कितना डिवाइड करना है 3 से, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, एंगल कितना होगा 60 डिग्री और ये एंगल कितना हुआ 90 डिग्री हो गया। ये 60 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है 60 डिग्री, ठीक है, और ये बन गया हमारा 90 डिग्री बन गया। ओके, तो उसको मैं टेबुलेट करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको ये समझना है कि भाई ग्राफ ऐसा आएगा, कैसा आएगा ग्राफ, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिखना चाहता हूँ। यहाँ पे साइन की वैल्यू लिखनी है और यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ ई की वैल्यू लिखनी है। देखिए कि भाई 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, साइन थीटा की वैल्यू आती है 0, तो इंड्यूस ईएमएफ भी आपको मिला 0। देन आपको साइन 30 की वैल्यू कितनी आती है 0.5,
तो इन यूसी में भी आपको कितना मिलेगा 0.5 ई मिलेगा। तो यहाँ पे साइन 60 की डिग्री वैल्यू होती है वो 0.85, तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 0.85 ई मिलेगा। तो यहाँ पे 90 की डिग्री वैल्यू होती है 1 और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा ई मिलेगा। अब देखिए कि भाई अगर आपका ये जो ग्राफ ऐसा आपको मिलेगा, ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा, ये 90 का आप कीजिए तो भाई 45 यहाँ पे आएगा, 45 यहाँ पे आएगा। ओके, तो 45 पे क्या होनी चाहिए, ई की वैल्यू हाफ होनी चाहिए, बट आप देखिए यहाँ पे 30 डिग्री पे ई की वैल्यू 0.5 हो गई। तो इन दोनों का इसके डिफरेंशन फाइंड आउट कीजिए, इन दोनों का डिफरेंस आप निकालिए तो आपको कितना मिलेगा 0.5। इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस निकालिए तो आपको कितना मिलेगा 0.35। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए तो 0.15। ये डिफरेंस देखिए, डिफरेंस आपके क्या होती जाती है, डिक्रीज। यहाँ पे डिफरेंस आपका डिक्रीज होकर जाता है, तो डिफरेंस डिक्रीज होकर जाता है तो उसका स्लोप कैसे मिलेगा आपको, उसका स्लोप कम होके जाएगा, स्टार्टिंग में उसका स्लोप मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो देखिए कि भाई 30 डिग्री पे आपको क्या कर देनी है, उसकी वैल्यू हाफ कर देनी है यहाँ तक की। ठीक है, तो यहाँ तक की करने के लिए मुझे यहाँ से कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे ग्राफ नहीं चलेगा। देन आप 60 डिग्री पे 0.85, तो 0.85 यहाँ पे होती है तो ये हो गई 60 डिग्री की वैल्यू। देन आफ्टर 90 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 1, तो यहाँ पे हो गई 1। तो आपका ग्राफ ऐसे मिलेगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलेगा। देन आफ्टर वापस डिक्रीज और डिक्रीज, यहाँ पे हो गए वापस 0। देन आफ्टर यहाँ से वापस आपकी वैल्यू मिलेगी नेगेटिव ई की। ओके, तो नेगेटिव ई की वैल्यू मिली, देन आफ्टर वापस हो गई 0। तो आपको मालूम पड़ा कि भाई उसका ग्राफ आपको कर्व कैसे मिलता है, ये वाली वैल्यू से मिलता है। ओके, तो उसको मैं रेड कलर की पेन से मैं ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको समझ में आए, बट अभी रेड कलर आपको नज़र नहीं आएगा। ओके, बट आपको ऐसे कर्व लाइन भी आपको याद रखनी है। तो ये जो आपको ग्राफ मिला, तो ग्राफ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, देखिए कोई भी इंस्टेंस पे उसकी ईएमएफ की वैल्यू तो क्या होती है, मैग्नीट्यूड तो उसकी तो चेंज ही होती है, बट यहाँ पे हाफ टाइम हो गई इस 0 to t/2। तो 0 to t/2 में आपका ईएमएफ की वैल्यू कैसे मिलती है, पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। ये आपका ईएमएफ है पॉजिटिव, ये ईएमएफ है आपका नेगेटिव। ठीक है, देन आप दूसरी हाफ साइकिल में t2/2 से लेकर t तक, यहाँ पे आपको दूसरी हाफ साइकिल में कितनी मिलती है, नेगेटिव साइन आपको मिलती है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई इसमें से जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रही है वो कैसा इंड्यूस ईएमएफ है, कांस्टेंट है, नहीं वेरिएबल है। ठीक है, ओके, तो वेरिएबल है तो मीन्स के अल्टरनेटिंग है। अल्टरनेटिंग कैसे बोल सकते हैं, देखिए कि हाफ साइकिल में वो पॉजिटिव है और दूसरी हाफ साइकिल में वो नेगेटिव है, इसलिए हम उसको अल्टरनेटिंग ईएमएफ बोल सकते हैं। और अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या प्रोड्यूस करेगा, अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ से एसी जनरेटर में से आपका 7 चैप्टर स्टार्ट हो गया, एसी जनरेटर में से क्या प्रोड्यूस हो गई, एक अल्टरनेटिंग करंट। और अभी आपको 7 चैप्टर में सभी अल्टरनेटिंग करंट का फीचर के बारे में आपको स्टडी करना है। अभी तक आपने जो स्टडी किया 3rd चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी करंट, तो वो तो डीसी करंट था, एक डायरेक्ट करंट था, बट अल्टरनेटिंग करंट के पास कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको 7 चैप्टर में नजर आएगी। ठीक है, वो कैसे चैप्टर बना वो आपको मालूम पड़ा कि भाई 6 चैप्टर का एंड से वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि 6 चैप्टर में हमने एसी जनरेटर स्टडी किया और इसमें हमारा एक कोयल अवेलेबल थी, वो कोयल रोटेशन होती थी ऐसे, तो हमको इंड्यूस ईएमएफ ऐसे इस तरह से हमको मिला और उसको हमने स्टडी किया। तो वो इंड्यूस ईएमएफ कोई कांस्टेंट नहीं था, बट वो इंड्यूस ईएमएफ अपनी और कंटिन्यूसली उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होती थी, चेंज, और डायरेक्शन उसकी पीरियडिकली चेंज होती थी। ठीक है, ओके, तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ तो दोनों क्या बात आपको याद रखनी है, मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूसली उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, एंड डायरेक्शन चेंज इज पीरियडिकली, उसकी डायरेक्शन एक पीरियड में चेंज होती है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपका 6 चैप्टर खत्म होगा और 6 चैप्टर का एंड से ही आपका 7 चैप्टर स्टार्ट होगा, एक एसी करंट। ओके, तो एसी करंट में भी हम स्टार्टिंग में क्या स्टडी करेंगे, एसी जनरेटर हम स्टडी करेंगे, पर थोड़ा डिफरेंट व्यू से हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके।